तो ये जो दावे थे, इसके बाद क्या हुआ वो कल आपने देखा। डिफेंस एनालिस्ट गुलाम मुस्तफा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इसके साथ साथ खालिद असीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, ये एक वेपन फ्री जोन था जहां पर 20 फौजियों की हलाकत, कितना अहम और मानी खेज वाकया है ये? देखिए, एक तो भारत के बारे में मेरा ख्याल है कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर हमारे कायद-ए-आज़म कोशिश ना करते, तो ये भारत तो इसका तो वजूद भी ना होता। ये तो गैर फितरी रियासत है, इसका टूटना मुकद्दर है और ये जिनको अभी ख़्वाब ख़्वाब चढ़ा हुआ था कि ये शायद पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं और उसके लिए चल निकले थे। 47 से लेके आज तक जितनी तौसीक़ पसंदी भारत ने जितनी तौसीक़ की है, शायद ही किसी मुल्क ने की हो, तो अब किसी न किसी स्टेज पे आकर तो इनका भरम टूटना था, खुलना था सारा दुनिया। अब वो सामने आ गए हैं। अब भारत को हर तरफ से, नेपाल से, बांग्लादेश से लेके नेपाल से, असम से, सिक्किम से, हर जगह तो उनके साथ उन्हें शर्तें की हुई हैं, हर एक को तंग किया हुआ उन्होंने। हर जगह अपना ख़्याल ये है कि उन्हीं की बात मानी जाए और वो किस हद तक चलेगा ये? तो ये मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए बड़ा सही सबक है कि अभी वो बाज़ आ जाए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत दे दे। वरना अगर कुछ ना हुआ, तो भारत का टूटना तो मुकद्दर है। हुँ। कश्मीरी क्योंकि वो खुद अपने आप पे जो कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक ले आए हैं, मैं समझता हूँ वो तो आज़ाद हैं। अब भारत को कश्मीर से आज़ादी चाहिए और भारत को उनसे भीख लेके अपने आप को फ़ारिग कराए तो बच सकता है, वरना भारत टूटेगा और इस तरीके से टूट-फूट का शिकार होगा, किसी को उसकी समझ भी नहीं आएगी। जहाँ तक चीन और पाकिस्तान का और बाकी लोगों का ताल्लुक है, देखिए जी। चीन का इंटरेस्ट है ये। भारत ने जिस दिन ये सड़क कंप्लीट की थी दौलत ओल्डी को लेकर, ये तकरीबन 200 कुछ किलोमीटर की सड़क है ये। उस के बाद से ही भारत ने 5 अगस्त किया। उसके बाद उनका ख़्याल ये था कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम के पास को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे थे। तो चीन भी इस दौरान खामोश तो नहीं था क्योंकि चीन के जो उनके सदर हैं उन्होंने बाकायदा बड़े वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था अपनी फ़ौज को कि जो सही। उनकी डेवलपमेंटल इंटरेस्ट हैं, उसको प्रोटेक्ट करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है और बिल्कुल, उनके अब इंटरेस्ट मुस्तकबिल में में ये जो वन भारत के लिए बेल्ट वन कितना रोड का खतरनाक हो मंसूबा सकता है, है, गुलाम जो मुस्तफा साहब, इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन खालिद अज़ीम साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि तारीख में ऐसी कोई फ़ौजी लड़ाई देखी है? ये अपनी नौइयत की कितनी मुनफ़रिद धुलाई है, आई मीन लड़ाई है, ये बताइएगा? देखिए जी, ज़माने कदीम में तो शायद जब ऐसे मौलिक हथियार मौजूद नहीं थे, उस वक़्त तो शायद इस किस्म की कोई झड़पें होती हों और दाँतों मुक्कों के इस्तेमाल इस्तेमाल से मुखालिफ को ज़ेर किया जाता हो या उनको हिलाक किया जाता हो। लेकिन ये जो जदीद दौर है, इसमें ये वाक़ई ये हैरत अंगेज़ चीज़ है और ये एक ऐसा एडमिटेड फैक्ट है जिसकी जो कि खुद भारत की जानिब से बयान किया गया है और उन्होंने बताया है कि डंडों से और पत्थरों से और दाँतों मुक्कों से जो है वो हमारे फौजी जो है उनको मारा गया और पहले 3 की बात की गई, फिर एतराफ़ कर दिया गया कि 20 फौजी उनके जो है वो मारे जा चुके हैं। बेसिकली भारत जो है वो आदी है खुफ़िया वारदात करने का और हुँ। यही उसने तरीका यहाँ पे अपनाया लद्दाख में। पहले उसने 5 अगस्त को जो अमेंडमेंट की जिसे पाकिस्तान को उसके आइन को तस्लीम ही नहीं करता, उसके आर्टिकल 370 को तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसके भी जो दिया हुआ प्रोसीजर है उसको वो हाइलाइट करते हुए उसने जिस अंदाज़ में जो है वो स्पेशल स्टेटस खत्म किया और फिर उसके साथ-साथ लद्दाख से यूनियन का हिस्सा करार दे दिया, यानी मरकज़ का हिस्सा करार दे दिया, वो एक अलग है। अब उसके बाद से चाइना कॉन्शियस था। चीन के हवाले से हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि चीन जो है वो उसकी सारी तवज्जो अपनी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ है। वो सारे का सारा मुआशी फ़ील्ड में जो है वो आगे बढ़ रहा है, एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। औ और उसका कोई किसी जगह पे भी उसको अवॉइड कर रहा है कि कहीं पे उसको कोई अस्करी तनाज़े में उलझना पड़े, लेकिन भारत ने उसको मजबूर किया और शायद भारत ये समझता था कि चाइना खामोश रहेगा और वो ऐसी सननाक ज़मीन है सही। 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है जो चाइना और उसके माबैन एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, वहाँ पे उसने ये खुफिया वारदात करने की कोशिश की। ये बिल्कुल ये दुरुस्त कहा जा रहा है कि असल उसका जो हदफ है वो गिलगित-बल्तिस्तान का इलाका है जिसके ऊपर वो एनक्रोच करना चाहता है। पहले कार्गो द्रास रोड के ज़रिए उसने वहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा सनलाख टेरेन है, वहाँ जाना उसके लिए मुमकिन नहीं। अब भारत की सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है कि वो
मुकम्मल तौर पे वो जो जंगी जुनून है, वो एक तो सर चढ़ के बोल रहा है, दूसरा इंटरनली उसको जो प्रॉब्लम्स है, वो उसके नतीजे में उसको ये आसान तरीका नजर आता है कि वो कभी किसी तरफ निकल जाए, कभी किसी तरफ निकल जाए। रिसेंटली जो नेपाल की हुदूद के अंदर उसने सड़क तामीर करने की कोशिश की, और ये कहा सही। गया कि जी इससे हम ज़ियारतें जो है वहां पे लोगों का जाना आसान बनाएंगे। भाई लोगों के घरों में जाके तो आप Flipkart, big saving days are on. 23rd June to 27 June, get unbeatable offers on smartphones, television, appliances. ऐसी सहूलतें पैदा करने की कोशिश ना करो। नेपाल ने मुद्दत के बाद बड़ी बिल्कुल जबरदस्ती खालिद का नसीम मुजाहरा साहब किया है, और उन्होंने आपकी उस आवाज यहाँ पर ठीक से नहीं आ रही है। ब्रिगेड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं। हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि भारत का बैक वक्त चीन, नेपाल और फिर पाकिस्तान तीनों हमसाया ममालिक के साथ इस तरह से टक्कर लेना, दरअसल भारत हासिल क्या करना चाहता है? देखें, बात यह है कि इंडिया इस वक्त जुनून में जैसे बात की जा रही है वो शामिल है, और ये एक हिंदू इंतहा पसंद जो ये नरेंद्र मोदी है और इसका जो चार का टोला है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये मिल के इंडिया को दफाई के दहाने पे ले जा रहे हैं। अमेरिका ने कहीं इनको थोड़ा सा उन्होंने इसको प्रॉक्सी के तौर पे यूज भी किया है, और इसको समझ नहीं है कि ये अपने मुल्क को कितनी आग में धकेल रहा है। जिस तरीके से इसने 370 को रिवोक किया, उसके बाद 35A को किया, जिसमें मकबूजा कश्मीर और लद्दाख दोनों स्टेटिक यूनियन में शामिल कर ली। कश्मीर पे पाकिस्तान का क्लेम है, लद्दाख में आपको पता है कि चाइना पे है। तो इसने दोनों तरफ से जाके शो यू किया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी करेगा, और अपना बिल्डअप करना शुरू कर दिया। दौलत बेग इनका वहां पर कैंप है जहां पर इसने बहुत ज्यादा बिल्डअप किया और रोड भी बना ली, दरबुक, श्योक और उसके बाद ये दौलत बेग। अब इशू ये है कि इस वक्त ये इतनी बुरी तरह फंस गया है और ये अपने अभी एक लफ्ज बोल नहीं रहा। जब ये बातें करता था कि जी मैं घुस के मारूंगा, अब चाइना ने इनको घुस के मारा है तो इसकी क्यों आवाज नहीं निकल रही? क्यों एक बिल्ली चूहे की तरह बिल में घुस के बैठा है और अपनी कौम को भी कॉन्फिडेंस नहीं ले रहा, और लोग सब बातें कर रहे हैं, कोई लीडर इनको ले रहे हैं कि जी किधर गायब हो गया है। इशू ये है कि ये नहायत ही इंतहा की पस्ती में गिरा हुआ है, इसका जहन पस्ती में घुसा हुआ है। और जंगी हारिस नवाज जुनून साहब, ऐसा आपका है ये कि कहना अपने है कि मुल्क चीन को की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के चक्कर में भारत ने जो रही सही बची खुची सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो भी गंवा दी इस वाकये के बाद? एब्सोल्युटली, और इतनी गंवा दी है कि ये जिस तरह जर्मनी को हिटलर ने तबाह किया था, इसी तरीके से उसी की सोच के साथ ये अब इंडिया को तबाह कर रहा है, और अब इतनी बुरी तरह फंस गया कि इसको समझ नहीं आ रही कि ये किधर जाए। और इसीलिए हम एप्रीहेंड यही करते हैं कि अपनी आवाम को टेंशन डाइवर्ट करने के लिए आवाम को जो चाइना में मार पड़ी है और जिस बुरे तरीके से पड़ी है, और मेरे ख्याल में ये दुनिया में एक मिसाल कायम हो गई है, एक गोली चलाए बगैर एक कर्नल और 20 जवान बुरी तरह घूसों, लातों और पत्थरों से मार दिए जाएं, तो इनके पास क्या, इसका मतलब ये कि इनकी फौज अनट्रेन्ड है, अनप्रोफेशनल है, और दे आर कमांडेड बाय अनप्रोफेशनल कमांडर्स। और फिर पाकिस्तान की बात करते हैं साथ आके, पाकिस्तान की फौज तो बैटल हार्डेंड है, सही। 40 साल से लड़ाई कर रही है, सिंगल हैंडेड मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर ली है। अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि जी हो सकता है इंडिया कोई फ्लैग ऑपरेशन करें, तो हम वहां उन्होंने वार्न किया कि देखें हमने पहले भी अभिनंदन को छोड़ दिया, आपके 2 जहाज मार के गिराए, आपको हमने अपनी बता दी कि हमारे में क्या ताकत है, हमारी कितनी ट्रेन एयर मुसल्लह फौज हमारी ट्रेन है, इसलिए अब हमारे अमन के पैगाम को आप हमारी कमजोरी मत समझें। अगर अभी कभी भी हमारी तरफ देखा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और 27 फरवरी से ज्यादा सबक देंगे। नाउ इट इज अप टू द वर्ल्ड टू सी के 2 न्यूक्लियर पावर, बल्कि 3 न्यूक्लियर पावर, और चाइना, इसके नतायज क्या पाकिस्तान और निकलेंगे इंडिया, हारिस नवाज साहब? किस तरीके से बिल्कुल, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, गुलाम मुस्तफा साहब आप भी अभी इसी हवाले से बात कर रहे थे। ये बताइएगा कि ये जो चीन और इंडिया की अफवाज का टकराव है और इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो सकती है वो कितनी संगीन हो सकती है खासकर इंडिया के लिए? देखिए, मैं इस बात को मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया ने टुकड़े टुकड़े हो जाना है, और ये उसका आगाज है। इंशाल्लाह। और उसने अपने साइज से बहुत बड़ा इक़दाम उठाया था, जिसका वो उसको भुगतना पड़ेगा। चीन के साथ उसकी जंग नहीं हो सकती, लड़ नहीं सकता चीन के साथ, उसकी वजूहात है जंग। पहली वजह तो ये है कि वो हमेशा से दुनिया को तो ये बताता रहा है कि हमें चीन से खतरा है, लेकिन उसकी 90% से ज्यादा जो फौज है वो पाकिस्तान के खिलाफ, एयरफोर्स हो या उनकी लैंड फोर्सेस हो, उनके आर्म्ड कोर हो, सारा कुछ उन्होंने सब हथियार हो, ट्रेनिंग में सब पाकिस्तान के खिलाफ है।
वो कोर्ट स्टार डॉक्ट्रिन वो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो उनके पास जो चीन के खिलाफ लड़ने की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड है, और वो स्ट्रेंथ इस वक्त काबू में आई हुई है, क्योंकि उनको कश्मीरियों ने लॉकडाउन किया हुआ है। कश्मीर में काफी सारी फौज है इंडिया की, तो इंडिया को या तो कश्मीर से निकलेगा, तो कश्मीरी नहीं छोड़ेंगे उसको, और बाकी जगह से फौज हटाएगा तो चाइनीज जो है वहां से पकड़ जाएंगे ईस्टर्न फ्रंट में उसको। तो भारत अब पूरी तरीके से फंस गया हुआ है, ना उसकी एयरफोर्स ना ही उसकी ग्राउंड फोर्स का मुकाबला कर सकती है। भारत को ये जोम हो गया था कि उसने एक एटॉमिक पावर न्यूक्लियर सबमरीन बना ली है, उसके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है नेवी में, तो उनका बड़ा खुला जवाब चीन ने पहले दे दिया था। और अब पेंटागन की एक रिपोर्ट जो व्हाइट हाउस में पहुंची है, अभी तक उसे पब्लिश नहीं किया, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर चीन के साथ जंग हुई तो सबसे पहले हमें अपनी ये नेवल फोर्सेज वहां से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि चीन ने उड़ा के रख देना सबको, तो भारत किस बात की मूली है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान अगर चीन के साथ और पाकिस्तान के जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, अगर दोनों मिलके एक यूनाइटेड किस्म का एक एक्शन लेते हैं तो भारत को तो खैर भुगतनी पड़ेगी इसकी दुनिया को समझने की जरूरत है कि ये पागल किस्म के लोग जो भारत में सवार हैं इस वक्त, जिसकी तरफ भारत भी इशारा कर रहे थे मोदी साहब, मैं जब से ये आया मैं कह रहा हूँ बार बार कि पागल शख्स भारत को तबाह तो करेगा ही, लेकिन दुनिया का अमन को भी तबाह करने का बायस बन सकता है, और आज भी उसकी आज पहुंच चुकी है। अब ये पागलपन में किसी हद तक जा सकता है, इसलिए पाकिस्तान में देखिए कल हमारे सारे सर्विसेज चीफ ने आईएसआई में डिटेल ब्रीफिंग हुई है, आज हमारे सारे कोर कमांडर्स भी मिले हैं, तो पाकिस्तान भी अपनी तरफ से बाकायदा तैयारी भी कर रहा है और तैयार भी है। यानी कि एक जानिब से नहीं, भारत को दोनों जानिब से मुंह की खानी पड़ेगी। खालिद अजीम साहब, लेकिन अब ये जो चीन के साथ भारत का तनाजा चल रहा है, वैसे तो मोदी सरकार और मोदी सरकार की जो बाकी जमातें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से हर्जा सराई करती आ रही हैं। अब चीन वाले मामले में इतनी खामोशी क्यों है भारत की जानिब से? ये देखें जी, वो बताएं क्या लोगों को कि हमारी पिटाई हुई है, वो बताएं क्या लोगों को कि रीजन क्या थी, हम क्यों गए हैं वहां पे, और हमारी जस्टिफिकेशन क्या थी। उनका कोई केस नहीं है, इस वजह से वो देखें जो सूरत हाल इस वक्त जो मुझे दिखाई देती है पाकिस्तान के साथ उसने किया क्या है आज तक। पाकिस्तान एक तवील अरसे से उसने ये काम शुरू किया हुआ था कि पाकिस्तान में वो कुलभूषण यादव जैसे लोग जो है, या उससे पहले भी वो जासूस अपने सरबजीत सिंह और इस किस्म के लोग भेज के यहाँ तकरीबकारी को मुनज़्ज़म करता रहा है, यहाँ उसके एजेंट्स जो हैं वो अवाम को निशाना बनाते रहे। इसके अलावा उसको पता है जब सामने आना पड़े उसको तो उसका क्या असर होगा। और देखें इंटरनेशनल मुहाज पे अब इतना कभी भी डिफेंसिव इंडिया को नहीं होना पड़ा। यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से, यूरोपीय कमीशन की जानिब से, उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन की जो 2 मुसलसल रिपोर्ट्स हैं वो उसके खिलाफ है। फिर उसके बाद अक़लियतों के सलूक के बारे में अमेरिका की एक रिपोर्ट है वो हाल ही में सामने आई। ओआईसी ने इतना वोकल हो के आज तक शायद कोई आवाज नहीं उठाई जितनी अब उन्होंने उठाई। बहुत मुश्किल उसके लिए हुई है। कारगिल के बाद पहली मरतबा ऐसा है कि वो बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया गया है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है इसको भी जेहन में रखने की जरूरत है, और इसी के नतीजे में वो इस किस्म के सारे इकदाम कर रहा है कि कहीं पे उसकी जो बालादस्ती है, उसकी जो महानता है, वो उसका कहीं पे एतराफ कर लिया जाए। ये उसके लिए मुश्किल ये बनी हुई है, इंटरनली उसके लिए प्रॉब्लम है। और मेरा ख्याल है बहुत से लोग तो अब वहां पे लिखना शुरू हो गए हैं कि वो जो लिंचिंग आप करते रहे हैं उसका मजा आपकी फौज ने वहां पे चखा है चीन के फौजियों के सामने। अब आपको पता चला होगा कि डंडे मारने से और पत्थर मारने से किसी को जो है वो कितनी तकलीफ होती है। तो इन सारी चीजों में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए इस वक्त थोड़ा सा जो एक उसको एक स्पेस मिली हुई थी एक बड़ी मार्केट होने की वजह से, वो अब सुकड़ती जा रही है और दुनिया को अब नोटिस लेना पड़ेगा। वरना ये फ्लैश पॉइंट पहले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की शक्ल में था, अब ये जो नया मुहाज उसने छेड़ा है ये एक और फ्लैश पॉइंट है। और इसका खतरा खालिद अजीम साहब भारत के लिए ज्यादा बनेगा। हारिस नवाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त भारत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं अपने मुल्क के अंदर ही, ये बैरूनी हालात भारत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे या मोदी सरकार के लिए अंदरूनी हालात ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखें, ये इतनी इनकॉम्पिटेंट और इंतहा पसंद हुकूमत है जो अपने अवाम और अपने मुल्क के दुश्मन है। इस वक्त अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि आपके सामने इन्होंने सीएए को ख़त्म किया, एनआरसी को ख़त्म किया, फिर उसके बाद जो अभी वहाँ पर एंटी मुसलमान, एंटी माइनॉरिटीज़ के और ज़्यादा जो वायलेशंस कर रहे हैं उसको आप देखें।
तो अंदरूनी और फिर उसके बाद इकोनॉमिक इनके जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। अब इसकी वजह से इंडिया में पूरे अवाम इनके खिलाफ हो गए हैं, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी इनके खिलाफ हो गई है। और उसके बाद ये अपनी बातें छुपाने के लिए ये गलती एक और कर रहे हैं कि ये बात दूसरे मुल्कों से, तमाम हमसाया मुल्क से, चाहे भूटान ले लें, उसके बाद आप नेपाल लें, चाइना लें, बांग्लादेश लें, पाकिस्तान लें, हर एक से ये इन्होंने जो है तनाज़ा रखा हुआ है अराजी का। अब इसको देखते हुए इनको अब समझ नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ी दलदल में फंस चुके हैं और इनको निकालने के लिए नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है। और अभी भी ये एक और शैतानी कर रहे हैं कि अब मलाक्का स्टेट में, साउथ चाइना सी में, वहां पर भी ये बिल्डअप कर रहे हैं और चाइना वहां पर बहुत स्ट्रांग है। चाइनीज नेवी को आप बात करें, चाइना की फौज की बात करें, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए चाइना से ये नहीं लड़ेंगे। जितनी मार खानी थी इन्होंने खा ली, जितनी शर्मिंदगी उठानी थी उठा ली, अपने लोगों को मरवाना था मरवा लिया, और पूरी कौम और की और आखिर दुनिया के में मोदी के मुकाला था वो करवा मोदी के दिफा के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स बच जाते हैं। आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, तो अब से कुछ देर पहले उन्होंने खिताब भी किया है, खासी मीठी मीठी बातें उन्होंने की हैं। क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। खालिद अजीम साहब, ये मोदी साहब को शांति याद आ गई है, किस शांति की बात कर रहे हैं ये? अल्लाह अकबर। मैं क्या कह सकता हूँ जी, गुजरात का बुचर, वो शख्स जिसको के जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, अमेरिका में जिसका दाखिला बंद था, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था, वो आप शांति की बात कर रहा है और साथ ही कहता है कि शांति हमारे। आपको तो एक मुसल्लमा तौर पे एक एग्रेसिव मुल्क का स्टेटस हासिल है, आपके खिलाफ तो एक जंगी जुर्म बनता है। आप इकरार किया है कि आपने मशरकी पाकिस्तान जो था वहां पे पूरी पूरी फौजी वहां पे एग्रेशन किया और एक मुल्क को जो है वो आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तस्लीम शुदा है। आप किस शांति की बात करते हैं? शांति आपको सिर्फ वहां याद आती है जहां आपके मुंह पर थप्पड़ पड़ता है, जिसने कि चाइना में पड़ा है, और उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। हारिस नवाज साहब की बात से मैं खालिद अजीम साहब इस पर गुलाम मुस्तफा साहब से भी कमेंट ले लूं। वो भागने का रास्ता तलाश करेगा। गुलाम मुस्तफा साहब, फ्रेंडशिप, शांति, अमन, ये मोदी साहब की समझ में है बातें जो वो कर रहे हैं? वो कह क्या रहे हैं आप? देखिए, ये तो हिंदू मत का एक खासा है। तो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट जब अपने से तकड़े को देखता है तो उसके सामने झुक जाता है। आप ये देखिए ना कि इनके आप जितने को इन्होंने अपने खुदा बना रखे हैं, ये सब वो हैं जिनसे ये डरते हैं, या जिनसे इनको खौफ है, या जिनसे इनको कोई इंटरेस्ट है, जिनको कोई फायदा पहुंच सकता है। तो जिसका पूरा धर्म सो कॉल्ड जो उनका मजहब है वो इसी बात पे बेस्ड, उनसे आप क्या तौक़्क़ो रख सकते हैं? ये शांति की बात करेंगे क्योंकि बुलीज थे और इनका ख्याल ये था कि भाई ये सबको बुली कर लेंगे, लेकिन ना पाकिस्तान ना नेपाल किसी ने इनकी बात मानी नहीं। अब ये हर जगह इनको मार खानी पड़ी है। तो ये शांति का लफ्ज इनके मुंह से इसलिए नहीं सजता कि ये कर जो कह रहे हैं कर तो वो नहीं रहे। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्राह्मण ज़ायनिज्म का एक खासा है, उनका ये मिजाज है ये अपने से मजबूत के सामने सर झुका लेंगे और अपने से कमजोर कोई इंसान भी नहीं समझते। जिन्होंने खुद अपने हिंदुओं को इस बिना पर तकसीम कर रखा है कि वो कुछ लोग इतने कमतर हैं कि जिनको घर में दाखिल नहीं हो सकते, जिन पे इनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, जिन पे इनका हाथ नहीं लगना चाहिए, आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? अमन नो, पीस इनसे बहुत दूर है। ये इस खित्ते में आग और ये लगाने के तुले अल्फाज हुए हैं। गुलाम मुस्तफा साहब मोदी जी के मुंह से भले भी नहीं लग रहे। हारिस नवाज साहब, कल की धुलाई, उसके बाद आज का खिताब, लगता है मोदी जी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आई थिंक ये मुंह और मसूर की दाल वाली मिसाल है। इसको शर्म भी नहीं आती है कि शांति की बात करता है। और ये ऐसा इंतहा पसंद दहशतगर्द जिसने इंतहा कर दिया रोगों ने की, चाहे कश्मीर में जुल्म देखें, माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म देखें, अपने दलित के ऊपर देखें। एक हिंदू लड़की ने वो कुएं से पानी ले लिया, उसको मार मार के कोड़े इन्होंने उसका हजर कर दिया। फिर उसके बाद तुम भूटान जैसा मुल्क जो है वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। चाइना से तो आपने क्या मुकाबला करना है? पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर नहीं सकते। इनकी फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल है। ये सिर्फ नहत्ते औरतों बूढ़े बच्चे कश्मीरियों को मार सकती है। और पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, इनको पता है 27 फरवरी का। और अब ये भाषा किसको ये पैगाम दे रहा है, क्या बताना चाह रहे हो, किस मुंह से दुनिया को बता रहे? पूरी दुनिया के लीडरशिप और तुम्हारी आवाम खुद हंस रही होगी और फौज की शर्मिंदगी से मुंह नीचे हुआ है, इसलिए कि ना तुमने उनको ट्रेन किया, ना तुमने उनको अच्छे हथियार दिए। और जब पाकिस्तान की बात आती तो अगर मेरे पास राफेल जहाज होते तो मैं ये कर देता,
हु टोल्ड यू नॉट टू गेट इट? फिर कहते हैं कि मैं बादल आए हुए थे, हमने कहा बादल का फायदा उठा के पाकिस्तान में जहाज ले जाते हैं। आई मीन ये इसकी ज़हनियत है और बात करने का इसको पता नहीं है। लीडरशिप, ये लीडर बना हुआ है, ये टोटल जो है वो हिटलर की लाइन पे चलता है, या अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उसके ऊपर चलता है। क्या वो जिस तरह पैलेस्टाइन में कर रहा है इसलिए समझा कि ये मैं कश्मीर में भी कर लूंगा, लद्दाख में भी कर लूंगा, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो पैलेस्टाइन नहीं है। वहां पर तुम्हें यहाँ पर ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम सारी जिंदगी के लिए अपने मुल्क को छोड़ के भाग जाओगे, और आप देखेंगे जब ये हटेगा इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वॉर क्राइम्स के ऊपर इसके ऊपर केस चलेगा, और देखें इसके साथ क्या होगा। इसलिए कि ये आप इंडिया को और तोड़ने जो के माजी में खाने हो पे ले चुका है जाएं। हारिस नवाज साहब, चाहे वो 27 फरवरी का वाकया हो या कल की धुलाई, ये तो आप मोदी सरकार को भूलने नहीं वाली। हारिस नवाज साहब, गुलाम मुस्तफा साहब, खालिद अजीम साहब, आपने सेगमेंट में हमारा साथ दिया, गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान की सियासी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि